हुनियोंग की गर्लफ्रेंड उसे उसी पल छोड़ देती है जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लड़का एक गेमिंग एडिक्ट लूजर बन चुका है। गुस्से में वो अपनी जॉब भी क्विट कर देता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पूरा समय सिर्फ एक खतरनाक गेम खेलने में बिताता है जिसका नाम है पैंगिनिया, एक ऐसा गेम जो एल्डन रिंग से भी ज्यादा हार्डकोर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अचानक उसकी कॉन्शियसनेस को जैसे किसी इसेकाई गॉड ने न्यूक कर दिया हो और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को ऐसी हालत में पाता है जैसे किसी ने उसकी जान निकालने तक उसे पीटा हो। कुछ लोग उसे घसीट रहे होते हैं और धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे हाइड्रागोनॉन नाम के मॉन्स्टर को खिला दिया जाएगा। चारों तरफ देखने पर एमसी को सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं जो उसी की तरह कैद किए गए हैं और उन्हें कोड़े मारकर काम करवाया जा रहा है। उस दर्दनाक कोड़े की मार ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि वो सच में गेम की दुनिया में आ चुका है और जब उसने दूर खड़े उस खतरनाक हाइड्रागोनॉन को देखा तो उसकी शंका पूरी तरह खत्म हो गई। एमसी तुरंत अपने दिमाग में कमांड देता है, ओपन स्टेटस विंडो, और अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन पॉपअप हो जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स, टैलेंट और छिपे हुए ट्रेड्स दिखाई देने लगते हैं। एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके स्टैट्स सामान्य लिमिट से भी ऊपर हैं। जहां आमतौर पर मैक्स लिमिट 10 होती है वहीं उसके कई स्टैट्स इस सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास पूरे 13 हिडन ट्रेड्स हैं। वो अभी इस जानकारी को ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। गुलामों को पीटने वाले मास्टर्स के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि दूर से एक विशाल आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। डेजर्ट क्वीन ने अपना समझौता तोड़ दिया है और अब उसकी आर्मी के आगे आगे आ रही है एक टॉप टियर फाइटर, स्नेक प्रिंसेस। एमसी उसे देखते ही उसका नाम याद कर लेता है। उसका नाम है इजाबेला वॉन्डेरियन और उसी के आते ही गेम का पहला मेन क्वेस्ट शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, सरवाइव करो, क्योंकि अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि असली दुनिया में खिलाड़ी का शरीर भी खत्म हो जाएगा। एमसी अभी इस डरावनी जानकारी को समझ ही रहा होता है कि तभी अचानक आसमान से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। सैकड़ों गुलाम कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमसी अब भी जिंदा खड़ा रहता है। इसकी वजह है उसका हिडन ट्रेड, हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क। ये ट्रेड उसके फिजिकल टैलेंट को मैक्स तक बूस्ट कर देता है, जिससे उसकी रिफ्लेक्सेस तेज हो जाती हैं और उसे ज्यादा थकान भी महसूस नहीं होती। चारों तरफ लोग गिर रहे हैं और इसी बीच एमसी समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। वो तुरंत जमीन से एक ब्लेड उठाता है और उस सैनिक को टारगेट करता है जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिडन ट्रेड की वजह से अचानक एमसी की मूवमेंट एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन जैसी हो जाती है और वो पीछे से वार करके उस दुश्मन को खत्म कर देता है। यहीं पर उसका दूसरा ट्रेड, वेपन मास्टर, एक्टिव हो जाता है, जो उसे किसी भी हथियार के साथ जल्दी एडजस्ट होने की ताकत देता है। अभी अभी इस दुनिया में आया एमसी पहले ही लेवल में चारों तरफ से घिर चुका है। एक दुश्मन भाले से उसे टैग करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी बिजली जैसी तेजी से मूव करता है, उसकी चाल को पढ़ता है और पलटकर ऐसा वार करता है कि वो जमीन पर घिर जाता है। अब एमसी की रिफ्लेक्सेस इतनी तेज हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है जैसे उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर लिया हो। हर अटैक उसे पहले से दिखने लगता है। दुश्मनों की तलवारें हवा में घूमती हैं, लेकिन एमसी हर वार को डॉज कर देता है और फिर मौका देखकर एक एक करके उन्हें खत्म करता जाता है। कुछ ही समय में कई लड़ाके जमीन पर गिर चुके होते हैं। एमसी जोर जोर से सांस ले रहा होता है, लेकिन दुश्मन उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक मामूली गुलाम था, लेकिन उसने कई ट्रेन्ड फाइटर्स को गिरा दिया। इसकी असली वजह है उसका हिडन ट्रेड, मास्टरफुल हैंड्स, जो उसे हर नए हथियार के साथ तेजी से एडजस्ट करने और उसकी प्रोफिशिएंसी को तेजी से बढ़ाने की क्षमता देता है। जहां आमतौर पर किसी भी हथियार की मैक्स प्रोफिशिएंसी लेवल 10 मानी जाती है, वहीं एमसी शुरुआत में ही लेवल 6 पर है, यानी उसकी तलवार चलाने की क्षमता लगभग एक नाइट के बराबर है। यही वजह है कि वो इतने सारे दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ पाया। लेकिन एमसी अच्छी तरह जानता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके सामने खड़ी है लगभग 500 सैनिकों की पूरी आर्मी। यानी उसे ये पागलपन भरा क्वेस्ट लगभग अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। उसी समय कहानी हमें एक दूसरी जगह ले जाती है, डेजर्ट सिटी फिसलमर के थ्रोन रूम में। वहां की रूलर गुस्से से लाल हो चुकी है क्योंकि उनकी डेमन वर्ल्ड वाली एक्सपेडिशन पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो स्नेक प्रिंसेस को डांटते हुए कहती है कि इस असफलता की खबर अगर बाहर फैल गई तो पूरे शहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसे एक नया मिशन दिया जाता है, कल्ट डेजर्ट में जाकर उस एक्सपेडिशन से जुड़े हर इंसान को खत्म कर दो ताकि कोई भी सबूत दुनिया के सामने ना आए। दूसरे शब्दों में उन्हें अपनी हार छिपानी है।
लेकिन साथ ही उसे एक लालच भी दिया जाता है। अगर वो ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर देती है, तो उसकी भयानक कर्ज को हटा दिया जाएगा। कर्ज का नाम सुनते ही स्नेक प्रिंसेस की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है और वो तुरंत मिशन स्वीकार कर लेती है। और उसे जाते समय सिर्फ एक ही आदेश दिया जाता है, फेल मत होना। अब कहानी फिर से उसी बैटलफील्ड पर लौटती है, जहां एमसी अब भी जिंदा खड़ा है। जब स्नेक प्रिंसेस वहां पहुंचती है, तो उसके सैनिक बताते हैं कि एक गुलाम अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो खुद हैरान रह जाती है। आखिर एक अकेला गुलाम पूरी आर्मी के खिलाफ कैसे टिक सकता है? जब वो मैदान में पहुंचती है, तो हर तरफ गिरे हुए योद्धा दिखाई देते हैं और जमीन पर रेड फ्लूइड फैला हुआ होता है। बीच में एमसी सिर ऊंचा करके खड़ा है। दर्जनों दुश्मनों को हराने के बाद वो आखिरकार लेवल 2 तक पहुंच चुका है। लेवल अप होने के साथ ही उसकी हेल्थ और मना पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और सारी थकान भी खत्म हो जाती है। स्नेक प्रिंसेस उसे घूरती है और एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये वही है, इसाबेला वॉन्डेरियन। सिस्टम के जरिए जब वो उसके बारे में और जानकारी देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक भयानक कर्स से बंधी हुई है और उसकी ज्यादातर एबिलिटीज अभी छिपी हुई हैं, क्योंकि एमसी का लेवल बहुत कम है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसका लेवल 8 है। पंगीनिया गेम में जहां लेवल 10 को लगभग अपेक्स पावर माना जाता है और लेवल 7 तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल होता है, वहां लेवल 8 वाले योद्धा पूरे इलाके के सबसे खतरनाक फाइटर्स माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग अपने आप में एक बॉस फाइट होते हैं। और अब एमसी के सामने खड़ी है एक असली बॉस। अब एमसी अच्छी तरह समझ चुका था कि वो इसाबेला को सीधे मुकाबले में कभी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अहम चीज पर जाती है, प्रिंसेस का कर्स। इसी बीच इसाबेला अपने मॉन्स्टर से नीचे उतरती है और बेहद ठंडे गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई दे रही होती है और वो साफ शब्दों में कहती है कि एमसी की कहानी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन जब स्नेक प्रिंसेस उसकी लाइफ खत्म करने की धमकी दे रही होती है, उसी समय एमसी के दिमाग में वो वजह घूम रही होती है जिसकी वजह से उसने ये गेम खेलना शुरू किया था। पंगीनिया एक बेहद हाई डिफिकल्टी गेम है, लगभग एल्डन रिंग जैसा। एमसी असल में गेम्स का ऐसा खिलाड़ी था जो हर मुश्किल लेवल को क्रैक करने का जुनून रखता था। इसी बीच इसाबेला बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से सीधा वार करने के लिए छलांग लगाती है। लेकिन तभी एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ एक ऐसा सवाल पूछ देता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें डेजर्ट क्वीन का कर्स हटवाने में इंटरेस्ट है? उसकी तलवार एमसी के गले से बस कुछ इंच दूर आकर रुक जाती है। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। ये सवाल इसाबेला को अंदर तक हिला देता है। वो गुस्से और शक भरी नजरों से उसे घूरती है और पूछती है कि आखिर वो खुद को समझता क्या है। एमसी तुरंत एक कहानी कर देता है। वो कहता है कि वो एक स्टार बैरर है, ऐसा व्यक्ति जो आम लोगों को सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वो ये भी दावा करता है कि अगर इसाबेला उसकी मदद करे, तो वो डेजर्ट क्वीन का कर्ज हटाने में उसकी सहायता कर सकता है, जिससे वो इस इलाके से आज़ाद होकर दुनिया में कहीं भी जा सकेगी। ये ऑफर इसाबेला को पूरी तरह स्तब्ध कर देता है। असलियत ये है कि स्टार बैरर गेम का एक खास एनपीसी क्लास होता है, जिसकी मदद से खिलाड़ी सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एमसी असली स्टार बैरर नहीं है। फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि कर्ज को हटाने के लिए इसाबेला को सच में ऐसे ही किसी एनपीसी की ब्लेसिंग चाहिए होती है। यही कर्ज उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है, जिसने उसे लगभग एक कैदी बना दिया है। इसलिए उसके पास इस ऑफर को ठुकराने की कोई खास वजह नहीं बचती। असल में एक और ट्विस्ट ये है कि एमसी ने कभी गेम में इसाबेला के कैरेक्टर को खुद डिजाइन किया था, लेकिन बाद में उसने उस स्टोरी लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। खिलाड़ी के नजरिए से उसका कर्ज सिर्फ एक मैप रिस्ट्रिक्शन था, जो उस कैरेक्टर को एक इलाके तक सीमित रखता था। लेकिन इसाबेला के लिए ये कर्ज उसकी आज़ादी छीन लेने वाली जंजीर बन चुका था, जैसे कोई पंछी जिसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आखिरकार उससे उसका नाम पूछती है। एमसी तुरंत एक नया नाम बना देता है, ब्रॉइक्स रैंडॉल्फ। उसी पल ये नाम सिस्टम में उसके यूजर नेम के रूप में रजिस्टर हो जाता है। कुछ पल दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी रहती है। फिर इसाबेला अचानक पीछे मुड़ जाती है और उसे तुरंत खत्म करने का फैसला बदल देती है। लेकिन जाते जाते वो उसे एक खतरनाक चेतावनी भी देती है। अगर कभी ये पता चला कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो खुद उसे टुकड़ों में तोड़ देगी। इसके बाद स्नेक प्रिंसेस अपने सैनिकों को आदेश देती है कि एमसी को सम्मानित मेहमान की तरह ट्रीट किया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से शहर तक ले जाया जाए। और इसी तरह एमसी का पहला मेन क्वेस्ट सर्वाइव आखिरकार पूरा हो जाता है। एमसी गहरी सांस लेता है। उसे इस क्वेस्ट में परफेक्ट ग्रेड मिलता है और ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं।
लेकिन लड़ाई की थकान इतनी ज्यादा होती है कि उसका शरीर आखिरकार जवाब दे देता है और वो गिर पड़ता है। कुल मिलाकर उसे इस मिशन से 220 पॉइंट्स मिलते हैं। अगले सीन में एमसी खुद को एक विशाल किले में पाता है। अचानक उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब वो लग्जरी बात का मजा ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने गेम की शुरुआत में ही दो बेहद रेयर आइटम हासिल कर लिए, हाइड्रागॉन की सोल और मिकाइला की स्वॉर्ड। लेकिन असली सरप्राइज तो कुछ और था, गोल्डन स्केल का टूटा हुआ टुकड़ा। ये एक रहस्यमयी टूल था जो गेम और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन का काम करता था। एमसी अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक कई खूबसूरत मेड्स कमरे में आ जाती हैं। वे उसे फ्री में नहलाने की ऑफर देती हैं। एमसी इस फ्री सर्विस को मना करने वाला नहीं था, इसीलिए वो मजाक में कह देता है कि पहले उसके पैर साफ कर दो। लेकिन असलियत में ये सब एक टेस्ट था। ये सभी मेड्स इसाबेला की पर्सनल सर्वेंट थी और उनका काम था एमसी की असली नीयत को समझना, क्योंकि असली स्टार बेरर किसी भी तरह की शारीरिक इच्छा से प्रभावित नहीं होता। यानी एमसी अब अपनी जान बचाने के लिए खुद से लड़ रहा था कि कहीं उसका ध्यान गलत दिशा में न चला जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक मेड के बेहद कर्वी फिगर पर पड़ जाती है और वो घबरा जाता है। जल्दी से वो स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। और तभी उसे एक नई चीज दिखाई देती है। पैंगिनिया और असली दुनिया के बीच कोई रहस्यमयी सीमा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अपने क्वेस्ट हिस्ट्री को देखते हुए उसे एक नया फीचर भी मिल जाता है, लॉग आउट। लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि लॉग आउट के दौरान उसका कैरेक्टर बेहद कमजोर और असुरक्षित रहेगा। इसी दौरान एमसी लीडर बोर्ड देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें उसके दो पुराने दोस्त ग्रासिया और आई लव मिंट चॉकलेट टॉप पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि वे दोनों भी किसी तरह इस गेम में फंस चुके हैं। फिर भी एमसी को सबसे ज्यादा खुशी लॉग आउट फीचर से होती है। उसे लगता है कि अब उसके पास इस पागल गेम से निकलने का रास्ता मिल गया है। वो तुरंत मेट्स को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और बहाना बनाता है कि उसे सितारों से संपर्क करना है, वरना उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। मेट्स तुरंत कमरे से बाहर चली जाती हैं। एमसी खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि उसका ये बेकार सा बहाना सच में काम कर गया। वो तुरंत टब से निकलता है और बिना एक सेकंड गवाए लॉग आउट फीचर एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर गेम में उसका कैरेक्टर खत्म हुआ तो असली दुनिया में उसकी जान भी खत्म हो जाएगी। और फिर कुछ ही पल में लॉग आउट प्रोसेस पूरा हो जाता है। एमसी अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन जो दुनिया वो देखता है वो बिल्कुल बदल चुकी होती है। चारों तरफ तबाही फैली हुई है, शहर जल रहे हैं, आसमान में धुआं है और सड़कों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। टीवी की खबरों में वो देखता है कि बस जितना बड़ा एक प्रेइंग मैंटिस शहर में तबाही मचा रहा है। ये देखकर एमसी डर से जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गेम के मॉन्स्टर्स किसी तरह असली दुनिया में भी आ चुके थे। और उसके बगल में जमीन पर पड़ा था वही गोल्डन फ्रैगमेंट, जो दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला रहस्यमयी टुकड़ा था। कुछ मिनट पहले की यादें उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं। गेम के सारे सीन, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ। एमसी अपनी दुनिया में खड़ा चारों तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये सब सिर्फ एक अजीब सपना था या असली खेल अभी शुरू हुआ है। एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और खुद का मजाक उड़ाता है, जैसे वो किसी वेब नॉवल की तरह दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया हो। लेकिन उसकी ये फेक कॉन्फिडेंस उसी पल गायब हो जाती है जब उसकी नज़र अपने डेस्क पर पड़े छोटे से गोल्डन फ्रैगमेंट पर पड़ती है। वो घबराकर उसे उठाता है और फिर से रियलिटी पर सवाल करने लगता है। अगर ये चीज़ सच में उसके कमरे तक आ गई है तो इसका मतलब साफ है, जो कुछ भी उसने अभी अभी अनुभव किया था वो सब बिल्कुल रियल था। वैसे भी अब असली गेम पंगेनिया तो वेबसाइट पर कहीं मौजूद ही नहीं है। एमसी की थ्योरी बिल्कुल सही साबित होती है। रियल वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री अब टूट चुकी है। घबराहट में वो तुरंत कोई सल्यूशन सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर गेम के मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आ सकते हैं तो गेम की बाकी चीज़ें भी शायद यहाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसे तुरंत याद आता है मिकाइला की स्वॉर्ड। वो वही शुरुआती स्टेज वाला रेयर आइटम था जो उसने गेम में हासिल किया था। जैसे ही वो गोल्डन फ्रैगमेंट को एक्टिवेट करता है, उसके सामने अचानक दो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, मिकाइला की स्वॉर्ड और हाइड्रागॉन सोल सैचल। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसे असली दुनिया में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना आता ही नहीं, क्योंकि गेम में तो बस डबल क्लिक करके सारी एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो जाती थीं। तभी उसे सिस्टम की बात याद आती है और उसे एक और बड़ा रेवलेशन होता है। असली दुनिया में वो कमज़ोर इंसान है, लेकिन उसकी गेम कैरेक्टर की ताकत अलग लेवल की है। जैसे ही वो गोल्डन फ्रैगमेंट को पूरी तरह एक्टिवेट करता है,
उसका शरीर पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो जाता है उसके गेम कैरेक्टर रैंडोल्फ के साथ। ये सिंक पूरे 1 दिन तक चलेगा। अब कहानी फिर से सड़कों पर लौटती है। एक बेबस माँ अपनी कमज़ोर बेटी को गोद में लेकर जान बचाने के लिए भाग रही है। वे अपने पति से पहले ही बिछड़ चुकी हैं और तभी ऊपर से गिरते मलबे ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। आप सोच रहे होंगे कि अब कोई हीरो आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मलबे के नीचे दबकर माँ का अंत हो जाता है और छोटी लड़की युंजी किसी तरह बच जाती है। उसी समय एक युवा लड़की दौड़कर वहां पहुंचती है। वो उस माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले माँ की बस एक ही इच्छा होती है, उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वो लड़की युंजी को पकड़कर संभालने की कोशिश करती है और उसे शांत कराने लगती है, लेकिन उसी समय पीछे से एक भयानक मॉन्स्टर चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो उन्हें निगलने ही वाला होता है। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक तलवार चमकती है और एक ही वार में वो मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कटकर गिर जाता है। उन्हें बचाने वाला इंसान कोई कमज़ोर हुनियोंग नहीं था, बल्कि उसका गेम कैरेक्टर रैंडोल्फ था। वो इतनी तेज़ी से हमला करता है कि मॉन्स्टर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड में वो टुकड़ों में गिर जाता है। युवा महिला हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बच गई और ये रहस्यमय गीगा चैड आखिर है कौन। तभी अचानक एक और विशाल प्रेइंग मैंटिस पीछे से हमला करने के लिए कूदता है। वो महिला घबराकर चिल्लाती है, पीछे देखो। लेकिन एमसी को कोई चिंता नहीं होती। अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन उस मैंटिस को अपने दांतों के बीच कुचल देता है। याद है हाइड्रागॉन? वही ओवरपावर्ड बॉस अब एमसी के आर्सेनल का हिस्सा बन चुका था। अब कहानी का एक बेहद एपिक सीन आता है। एमसी उस 9 सिर वाले ड्रैगन के सिर पर खड़ा हो जाता है। उधर वो महिला अभी भी समझ नहीं पा रही होती कि ये सब सपना है या हकीकत। इस बीच छोटी युंजी खुद को छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ दौड़ जाती है। एमसी अब शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करता जाता है। उसका 9 सिर वाला ड्रैगन पूरे बैटलफील्ड को तहस नहस कर रहा होता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि कई देशों में मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म होने के खतरे में आ जाती है। लेकिन उन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ कुछ नए हीरोज भी सामने आते हैं। एमसी और गेम के कुछ दूसरे खिलाड़ी अब असली दुनिया में योद्धा बन चुके हैं जो इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिन पर गोलियां तक असर नहीं करती। कुछ सामान्य खिलाड़ी भी सामने आते हैं जो मानवता को बचाने की कसम खाते हैं। लेकिन असली समस्या अभी आने वाली है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली मॉन्स्टर्स जल्द ही धरती पर उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी अपने घर में बैठकर ये सब देख रहा होता है। उसका नाम है मैसेकर। वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझता है जो अपने गोल्डन फ्रैगमेंट्स को यूं ही खर्च कर रहा है। उसके हिसाब से अब गेम और रियल वर्ल्ड धीरे धीरे एक हो रहे हैं और जल्द ही सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। जिस खिलाड़ी के पास सबसे ज़्यादा गोल्डन फ्रैगमेंट्स होंगे वही आखिरकार सबसे ताकतवर बनेगा। इसी बीच 2 साल से स्थिर पड़ी रैंकिंग अचानक बदल जाती है और टॉप पोजीशन पर आ जाता है रैंडोल्फ। ये देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये वही लेजेंडरी खिलाड़ी है जिसे फैंटम या घोस्ट कहा जाता था? असल में फैंटम वही कैरेक्टर था जिसे एमसी चलाता था, वही खिलाड़ी जिसने एनपीसी के साथ मिलकर डेमन रियल्म एक्सपेडिशन बनाई थी और गेम के फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बना था। भले ही उस अंतिम लड़ाई में उसे हार मिली थी, लेकिन फिर भी पूरे पंगिनिया गेम में उसे अब तक का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता था। मैसेकर को शक होता है कि फैंटम का असली खिलाड़ी भी उसी समय गेम में खींच लिया गया होगा जब उसकी एक्सपेडिशन फेल हुई थी। भले ही उसका इक्विपमेंट और लुक बदल गया हो, लेकिन उसके पुराने कैरेक्टर के सारे हिडन ट्रेट्स अब भी उसके पास मौजूद हैं और यही वजह है कि रैंडोल्फ इतनी खतरनाक ताकत दिखा रहा है। उधर एमसी फिर से गेम की दुनिया में लौट आता है और उसी बात टब में आंखें खोलता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स का हमला शुरू हो चुका है। वो सोचता है कि अपने पिछले कैरेक्टर के साथ वो गेम लगभग पूरा कर चुका था और बस आखिरी लड़ाई में हार गया था। लेकिन उसकी हार की असली वजह दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसके अपने साथी थे। कुछ भाड़े के सैनिक और कुछ एनपीसी ने उसे धोखा दे दिया था, यानी विश्वासघात ने उसकी पूरी योजना बर्बाद कर दी थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वही लोग भी शायद इस दुनिया में आ चुके हों। एमसी अच्छी तरह जानता है कि उसके दुश्मन अब भी उसे ख़त्म करना चाहते होंगे। अब जब दोनों दुनियाएं आपस में मिल रही हैं तो सिर्फ लॉग आउट करके छिप जाना संभव नहीं है। अगर उसे दोनों दुनियाओं में जिंदा रहना है तो उसे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा
और इसी सोच के साथ कहानी हमें फिर से स्नेक प्रिंसेस के थ्रोन रूम में ले जाती है। इसाबेला उससे पूछती है कि क्या वो सितारों से बात कर चुका है। एमसी शांत होकर कहता है कि हाँ, अब वो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसकी भी एक शर्त है। जब इसाबेला अपनी मेट्स को कमरे से बाहर भेज देती है, तब एमसी अपनी शर्त बताता है। वो चाहता है कि उसे सैंक्चुरी ले जाया जाए। ये मांग सुनकर इसाबेला खुद भी हैरान रह जाती है। वो उसे पागल भी कह देती है कि ऐसा अजीब सा सवाल कौन पूछता है। लेकिन एमसी को अच्छी तरह पता है कि अगला क्वेस्ट उसे एक क्लास हासिल करवाने वाला है और उसकी नज़र एक खास क्लास पर टिकी हुई है। इसलिए वो इसाबेला को बिल्कुल शतरंज के प्यादे की तरह मैनिपुलेट करता है। एमसी चालाकी से उसे बताता है कि सैंक्चुरी के अंदर एक स्टार छिपा हुआ है। रात होते ही सीन पूरी तरह बदल जाता है। एक महिला लाशों के बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ रही होती है। चारों तरफ रेड फ्लूइड फैला हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है, जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को फिनिश कर दिया है। उसके पीछे पीछे एमसी चल रहा है और वो उसकी ज़बरदस्त स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है। अकेले ही उसने पूरी गार्ड टीम को ऑफलाइन कर दिया था। एमसी तुरंत समझ जाता है कि इस मिशन के लिए इससे परफेक्ट एलाय कोई नहीं हो सकता। अब कुछ घंटे पीछे चलते हैं। उस समय एमसी ने उससे कहा था कि उसे सैंक्चुरी तक ले चलो। इसाबेला को ये सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे सीक्रेट स्टार के बारे में पता ही नहीं था। एमसी जानबूझकर डिटेल्स को अस्पष्ट रखता है और कहता है कि उसे चौथा स्टार बस किस्मत से मिला था। इस स्टार की सटीक लोकेशन सिर्फ उसी को पता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए वो इसाबेला को बताता है कि अगर उसकी कर्ज हट सकती है तो वो सिर्फ इसी स्टार की वजह से। प्रिंसेस तुरंत विरोध करती है, क्योंकि सैंक्चुरी एक पवित्र जगह है जहां हर कोई नहीं जा सकता। लेकिन एमसी उसे याद दिलाता है कि उसके पास वहां जाने का एक्सेस है। फिर वो एक और चाल चलता है और कहता है कि यही उसका आखिरी मौका है इस रेगिस्तान से बचकर निकलने का। ट्विस्ट ये है कि अगर उस समय एमसी उसे मना नहीं पाता तो ज़मीन पर पड़ी हुई लाश शायद उसी की होती। दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जिसे होली ग्राउंड कहा जाता है। वहां से नीचे की तरफ एक अंडरग्राउंड लैबिरिंथ खुलता है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, सिस्टम अनाउंस करता है कि एक्सप्लोरेशन रेट के हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन एमसी का लेवल इतना कम है कि सामान्य हालत में वो यहाँ कदम भी नहीं रख सकता था। इस जगह की डीमन पॉइजन उसे तुरंत खत्म कर देती, मगर उसके 13 ट्रेट्स में से एक उसे इस जहर से बचा रहा है। असल में उसकी एक हिडन ट्रेट ही वजह है कि वो यहाँ एंटर कर पाया। सोचिए, सिर्फ लेवल 2 का बिगिनर इस खतरनाक जगह में घुस आया है। लेकिन एमसी की पूरी स्ट्रैटेजी अलग है। वो प्रिंसेस को आगे भेजता है ताकि वो पूरे क्वेस्ट को क्लियर करे और खुद पीछे रहकर सिर्फ कंप्लीशन रिवॉर्ड्स हासिल करे। उसके लिए सब क्वेस्ट मायने नहीं रखता। असली लक्ष्य है मेन क्वेस्ट, एक प्रॉपर क्लास हासिल करना, और उसकी नज़र एक बेहद खास क्लास पर है। रास्ते में स्नेक प्रिंसेस अचानक रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं, इसलिए वो वापस मुड़ने लगती है। लेकिन एमसी उसे रोक देता है। इसाबेला सोचती है कि ये स्टार बैरर उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि सामने जो ब्रिज है वो साफ साफ एक ट्रैप लगता है। जैसे ही कोई उस पर कदम रखेगा, हवा का तेज बहाव उन्हें उड़ा देगा। वो एमसी से काफ़ी निराश हो जाती है। तभी एमसी इंटरनेट स्टाइल रेज बैटिंग की टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो उसे चिढ़ाता है, क्या हुआ, डर गई? बस यही सुनते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है। अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए वो कहती है कि ये तो उसके लिए बहुत आसान है। एमसी लगातार उसे उकसाता रहता है। आखिरकार वो कहता है कि अगर उसे परेशानी हो रही है तो वो उसे अपनी पीठ पर उठा सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस की इज्जत को जोरदार झटका लगता है। लेकिन एमसी आराम से कहता है कि अगर वो थकी हुई है तो उसे उठाने में उसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी उन्होंने इतने गार्ड्स को ख़त्म किया है और क्वीन को पता चल गया तो वो प्रिंसेस को सज़ा देगी, इसलिए जल्दी भागना ही बेहतर है। आखिरकार शर्मिंदा होकर वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। एमसी तुरंत दौड़ पड़ता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो जानबूझकर गलत दिशा में भागता है। इसाबेला डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन ये पागल आदमी बिना झिझक एक खतरनाक छलांग लगा देता है। उसी समय उसकी एक और हिडन ट्रेट एक्टिव होती है, म्यूटेंट। ये उसे ऐसी ऑक्यूलर विजन देती है जिससे वो आसपास के माहौल के सीक्रेट रास्ते देख सकता है। एमसी एक अदृश्य रास्ते पर दौड़ता चला जाता है। प्रिंसेस हैरान रह जाती है कि एक स्टार बैरर को ऐसी जानकारी कैसे मिल सकती है। दुनिया का सारा नॉलेज भी शायद उसे ये नहीं बता सकता था। और ऊपर से एमसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो तो बस थोड़ी सी एक्रोबैटिक से डर गई। उसकी ये बेफिक्र हरकतें इसाबेला को और भी परेशान कर देती हैं। अजीब बात यह है कि एमसी नकली कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा। ऐसा लगता है जैसे वो उसे कई सालों से जानता हो। आखिरकार इसाबेला पूछ ही लेती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? एमसी मुस्कुराकर कहता है कि वे कभी एक ही जगह पर नहीं मिले, लेकिन उसने उसे हमेशा एक तरफ से देखा है, जबकि उसने उसे कभी नहीं देखा। फिर दोनों एक गेट से गुजरते हैं और अचानक एक नए डोमेन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
एमसी तुरंत डोमेन बैरियर को पहचान लेता है और आने वाले खतरे को याद करने की कोशिश करता है। तभी आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर अचानक हिलने लगते हैं और इंसानी आकार लेकर स्टोन गोलेम्स में बदल जाते हैं, जिनसे रेड एनर्जी निकल रही होती है। ये शक्तिशाली मॉन्स्टर्स गार्डियन कहलाते हैं। उनके विशाल रून को देखकर एमसी अंदाज़ा लगा लेता है कि सामने कोई पावरफुल बॉस है। अगर उस बॉस का सिर्फ एक बार भी उस पर पड़ गया तो वो एक झटके में ऑफलाइन हो जाएगा। फिर भी वो मजाक में पूछता है, तुम्हारा पैर ठीक है ना? क्योंकि उसे पता है कि इस लड़ाई में उसे प्रिंसेस का पूरा सपोर्ट चाहिए। स्टोन गार्डियन तुरंत हमला करते हैं। उनमें से एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन स्नेक प्रिंसेस हल्की सी स्माइल देती है और एक ही पल में दर्जनों स्लैश मार देती है। अगले ही सेकंड उस गोलेम का हाथ टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। सच कहें तो वो वाकई बेहद कूल प्रिंसेस है। इसाबेला एमसी को भरोसा दिलाती है कि ये लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वो मलबे पर छलांग लगाकर ऊपर जाती है और सीधे गार्डियन के रून को टारगेट करती है, फिर एक ज़बरदस्त हॉरिजॉन्टल स्लैश छोड़ती है। उधर एमसी उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। हैरानी की बात यह है कि वो कोई फाइटर क्लास भी नहीं है, वो तो एक असैसिन है, लेकिन उसकी स्पीड और मूवमेंट इतने खतरनाक हैं जैसे कोई एपेक्स हंटर लड़ रहा हो। कुछ ही पलों में दर्जनों स्लैश के निशान गार्डियन के पूरे शरीर पर उभर आते हैं और लड़ाई अब अपने असली मोड़ पर पहुंचने वाली है। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया है। उसके पीछे एमसी खड़ा है, जो उसकी खतरनाक स्किल्स देखकर सच में हैरान है। उसने अकेले ही पूरे गार्ड स्क्वाड को ऑफलाइन कर दिया था। साफ है, इस मिशन के लिए इससे बेहतर साथी कोई हो ही नहीं सकता। लड़ाई खत्म होते ही सिस्टम तुरंत एमसी को एक नई क्लास ऑफर करता है, गोलेम मेकर। ये देखकर एमसी खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इसाबेला ने मॉन्स्टर को खत्म किया था, फिर भी किल का क्रेडिट उसे मिल गया। पिंगीनिया गेम में समनर टाइप क्लासेस बेहद दुर्लभ होती थीं, इसलिए गोलेम मेकर एक हाई टियर क्लास मानी जाती है। ये सच में एक बहुत पावरफुल और प्रॉमिसिंग एबिलिटी थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एमसी इस क्लास को सीधे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जिस क्लास के पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा है वो इससे कई गुना ऊपर की लीग में आती है और उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अचानक चारों तरफ काले टेंड्रिल्स फैलने लगते हैं और पूरा इलाका एक डार्क ऑरा से भर जाता है। ज़मीन से एक विशाल संरचना उठती है जो लगभग किसी किले जैसे पहाड़ की तरह दिखाई देती है। यही वो लक्ष्य था जिसे एमसी शुरू से ढूंढ रहा था। एक महान देवता जो सितारों की रक्षा करता है, एक टाइटैनिक सर्प, प्राचीन राजा ड्रावाट। उसकी प्रेशर इतनी भयानक थी कि सिस्टम सीधे घोषणा कर देता है, लेवल 10 से नीचे का कोई भी प्लेयर, और वैसे भी लेवल 10 ही इस गेम का मैक्स लेवल है, उसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। ये वही माउंटेन गार्डियन था जो पूरे सैंक्चुरी की रक्षा करता था। इसाबेला एमसी को घूरते हुए पूछती है, क्या वो सच में चाहता है कि वो इस पहाड़ जैसे गार्डियन के सामने जाकर खुद को ख़त्म करवा ले? एमसी बड़े आराम से कहता है कि माउंटेन गार्डियन तो असल में बहुत शांत स्वभाव का है, वो कभी पहले हमला नहीं करता। लेकिन अगले ही सेकंड ये झूठ टूट जाता है। वो विशाल सर्प जोरदार गर्जना करता है और तुरंत हमला कर देता है। उसका पहला वार इतना तेज था कि इसाबेला मुश्किल से बच पाती है। वो खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि ये बीस्ट इतना अग्रेसिव होता है। प्रिंसेस गुस्से में कहती है कि अगर यही उसकी फ्रेंडली की डेफिनेशन है तो वो बेहद बेवकूफ़ है। तभी वो महान देवता चैलेंजर को संबोधित करता है। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो पहले गार्डियन को हराना होगा। इसाबेला पहले तो समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी सैंक्चुरी को चैलेंज करने का इरादा नहीं किया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने इसके कई सर्वेंट्स को पहले ही टुकड़ों में तोड़ दिया है। ये सुनकर प्राचीन देवता और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी विशाल पूंछ से उस पर हमला कर देता है। अब इसाबेला पूरी ताकत से लड़ नहीं रही, बल्कि बस किसी तरह हर हमले से बचने की कोशिश कर रही है। वो एमसी पर चिल्लाती है कि अब कम से कम अगली चाल तो सोचे। असल में एमसी पहले भी इस विशाल सर्प का सामना कर चुका था, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने इसे कभी हराया हो। फिर अचानक उसे एक अहम बात याद आती है। प्राचीन राजा ड्रामाट सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक महान देवता है जो सितारों की रक्षा करता है। उसकी कहानी के अनुसार वो एक जादुई बीस्ट था जिसने स्टार की एसेंस से ज्ञान प्राप्त किया था। जब एमसी अपने पुराने कैरेक्टर घोस्ट के रूप में इस जगह आया था, तब उसके साथ एक लेवल 10 5 स्टार कैरेक्टर विल्हेम था, और उस समय ये विशाल सर्प उस पर हमला भी नहीं करता था, बल्कि वो खुद उसे सैंक्चुरी तक ले गया था, क्योंकि वो सभी योग्यताएं पूरी करता था। लेकिन अभी समस्या ये है कि ड्रामाट उन्हें योग्य ही नहीं मानता। असल में ये महान देवता सिर्फ उन्हीं पर हमला करता है जो उससे कमज़ोर हों। इस बीच इसाबेला बुरी तरह उछाली जा रही थी। सैंक्चुरी का जहर पहले ही उसे कमज़ोर कर चुका था। वो सोचने लगती है कि शायद स्टार बैरर की बात मानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
अब वो लगभग एक मच्छर की तरह कुचलने वाली थी। तभी एमसी अचानक चिल्लाता है, ड्रामाट, अभी रुक जाओ। हैरानी की बात ये थी कि विशाल सर्प सच में रुक जाता है और उस इंसान को घूरने लगता है जो किसी देवता की तरह खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सामान्य इंसान उसका असली नाम कैसे जानता है। तभी एमसी अगला कार्ड खेलता है। वो अपने पुराने कैरेक्टर का नाम बोलता है, विल्हेम, और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। कुछ सेकंड के लिए ड्रामाट बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ये इतना हास्यास्पद लगता है कि वो लगभग हंसते हंसते टूट पड़ता है। वो एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये बेवकूफ़ खुद को विल्हेम समझ रहा है, जबकि ये तो एक साधारण सेंटिनल के बराबर भी नहीं है। विल्हेम तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ में से भी सर्वश्रेष्ठ था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे वो अपना मास्टर मानता था। हालांकि विल्हेम भी अंत में डीमन रियल्म एक्सपीडिशन में हार गया था और उसके सितारे गिर गए थे, यानी उसका अंत हो चुका था। फिर भी ड्रामेट को ये बात बेहद अपमानजनक लगती है कि कोई कमज़ोर इंसान उसके मास्टर का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है। वो अब बस 1 सेकंड दूर था एमसी को निकल जाने से, लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर वो उस बीस्ट को उनके बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। ये सुनते ही ड्रामेट पहली बार सच में चौंक जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। असल में जो भी व्यक्ति उस स्टार को प्राप्त करता है, उसे माउंटेन गार्डियन का असली नाम पता चल जाता है और उसी पल वो उसका मास्टर बन जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार महान देवता को अपने मास्टर के हर आदेश का पालन करना पड़ता है, और अगर कोई इस रहस्य को उजागर करता है तो वो तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट के श्राप से खत्म हो जाता है। एमसी को ये डिटेल कहानी से याद थी, जिसका मतलब था कि गेम के नियम अभी भी लागू हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, वो विल्हेम नहीं रहा, अब वो रैंडोल्फ है, इसलिए श्राप उसे प्रभावित नहीं कर रहा। अब उत्सुक होकर ड्रामेट उससे उसकी असली पहचान पूछता है। एमसी उसे आदेश देता है कि वो उन्हें स्टार तक ले जाए ताकि सारी शंकाएं खत्म हो जाएं। ड्रामा को यह आइडिया हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ये इंसान बेसिक क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं करता। लेकिन एमसी पागलपन भरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसे अपनी मौत का भी डर नहीं है। वो सर्प को उसी पुराने तरीके से भड़काता है, अगर हिम्मत है तो मुझे ले चलो। महान देवता उस कमजोर इंसान पर हंसता है, जो उसके एक ही वार से खत्म हो सकता है। लेकिन उसकी इस अजीब कॉन्फिडेंस की वजह जानने के लिए वो आखिरकार मुड़ जाता है और उन्हें स्टार के स्थान तक ले जाने लगता है। कुछ समय बाद इसाबेला पूरी तरह चुप थी। वे एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह पर पहुंच चुके थे। वो सोचती है, क्या सच में यहाँ कोई स्टार है? एमसी वेदी की तरफ इशारा करके कहता है, वो जो चीज़ रखी है वही स्टार है। लेकिन जब इसाबेला उसे देखती है तो वो बस एक खोपड़ी लगती है। वो निराश हो जाती है। तभी एमसी समझाता है कि ये असल में लिया का चेहरा है। लिया इस दुनिया की जुड़वा देवी में से एक। उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर पूरे महाद्वीप में 32 टुकड़ों में बिखर गया था, और वही टुकड़े इस दुनिया में स्टार्स के रूप में जाने जाते हैं। और यही स्टार्स वो कैटलिस्ट हैं जिनकी मदद से कोई भी अस्तित्व ट्रांसेंडेंस हासिल कर सकता है। और अब स्टार आखिरकार एमसी के हाथ में है। जैसे ही वो उसे पकड़ता है, तुरंत उसके पूरे शरीर के चारों तरफ फ्लेम्स का एक विशाल वॉटेक्स बन जाता है और आग की लपटें आसमान की तरफ शूट करने लगती हैं। ये सीन देखकर इसाबेला टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ ग्रेटर गॉड जोर जोर से हंस रहा है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। आखिर कोई भी नॉर्मल मॉडल बिना रिक्वायरमेंट पूरी किए किसी स्टार के करीब नहीं जा सकता। ड्रामूर तो इस लो लेवल ह्यूमन की मौत का जश्न तक मनाने लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अंदर एमसी बिल्कुल ठीक है। आग की लपटें उसे जरा भी टच नहीं कर पा रहीं। वो समझ जाता है कि ये स्टार सिर्फ उसी प्लेयर को खत्म करता है जो चीट करके इसे हासिल करने की कोशिश करे। मगर इस बार मामला अलग है। एमसी ने प्राचीन किंग को हराकर नहीं, बल्कि नेगोशिएशन करके रास्ता निकाला था। अब असली समस्या सामने आती है, अपने ड्रीम क्लास को हासिल करना। आमतौर पर अगर कोई प्लेयर बिना क्लास के स्टार हासिल करता है तो स्टार उसे अपनी ही एक खास क्लास दे देता है। लेकिन एमसी पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है। अचानक उसके 13 ट्रेट्स एक एक करके चमकने लगते हैं। ये सभी उसके पुराने मैक्स आउट कैरेक्टर की स्किल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टार अब उसे एक ऐसे अस्तित्व के रूप में पहचानता है जो डिस्ट्रक्शन तक का सामना कर सकता है। अगले ही पल स्टार क्रैक होकर टूट जाता है और उसकी पूरी मना एमसी के शरीर में समा जाती है। अब उसे 2 नई स्किल्स मिलती हैं, स्टार पियर्स और ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स। और जब वो ट्रांसेंडेंस तक पहुंचेगा, तब इन स्टार्स के इफ़ेक्ट्स हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। इसी के साथ एमसी को एक नई क्लास मिलती है, स्टार सक्सेसर।
ये सब देखकर इसाबेला पूरी तरह शॉक में है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इंसान पूरी तरह एक स्टार को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। जब सारा हंगामा खत्म होता है, एमसी राजकुमारी से पूछता है कि कर्स हटने के बाद वो क्या करेगी। इसाबेला बताती है कि वो बस इस घटिया रेगिस्तान को छोड़कर अपने फैमिली ब्लड लाइन को ढूंढना चाहती है। एमसी मुस्कुराता है और कहता है कि वो उसका कर्स खत्म कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसकी सिर्फ एक डिमांड है, इसाबेला को पूरे 1 साल तक उसकी सर्विस करनी होगी। उसके बाद वे दोनों मिलकर उसकी फैमिली को ढूंढेंगे। अब समस्या ये है कि इसाबेला पहले ही डेजर्ट क्वीन के गुस्से से डरी हुई है। वो किसी और के अधीन होने से भी डरती है, लेकिन एमसी उसे भरोसा दिलाता है कि वो अलग है। उसके शब्द और उसका जेस्चर इसाबेला के दिल तक पहुंच जाते हैं, और फिर स्नेक प्रिंसेस अचानक घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने मास्टर के प्रति पूरी सबमिशन स्वीकार कर लेती है। एमसी हंसते हुए उसे सही डिसीजन लेने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो ड्रामोट की तरफ मुड़कर उसे खूब ताने मारता है कि उसने शुरू में उस पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब वक्त आ गया है थोड़े पुराने कर्मा का हिसाब चुकाने का। इसलिए एमसी उस विशाल स्नेक को आदेश देता है कि वो एक अच्छे सांप की तरह उसके सामने झुक जाए। एमसी की ट्रांसेंडेंस की वजह से अब कई कॉम्बैट टाइप कॉन्स्टलेशंस उसकी एवोल्यूशन में दिलचस्पी लेने लगे हैं। उधर जब डेजर्ट क्वीन को इसाबेला की बिट्रियल की खबर मिलती है तो वो गुस्से से हैरान रह जाती है और तुरंत दोनों को पकड़ने का आदेश जारी कर देती है। दूसरी तरफ असली दुनिया में लोग नए रैंडोल्फ प्लेयर की पहचान को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि इसके पीछे फैंटम ही है, क्योंकि ग्रेसिया से भी ज़्यादा स्कोर हासिल करना लगभग नामुमकिन है। अब जब 5 साल का वेटरन फिर से गेम में लौट आया है तो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस भी परेशान हो गए हैं। पहले उन्होंने उसे ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो असली प्लेयर ही नहीं था। अब दोनों दुनियाओं के मर्ज होने के बाद उसे ढूंढना थोड़ा आसान हो गया है। वे लोग उसे बाहर निकालने के लिए एक चाल चलने वाले हैं, जिसे फिशिंग कहते हैं। सीक्रेट ऑक्शन हॉल में ये एक कॉमन ट्रिक है। प्लेयर्स एक टॉप टियर आइटम को बहुत सस्ते दाम में अपलोड करते हैं, फिर एक खास टैलिस्मैन की मदद से खरीदार की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। नए प्लेयर्स इसे सदी का सबसे बड़ा सौदा समझकर खरीद लेते हैं और फिर वही लोग उन्हें ढूंढकर ऑफलाइन कर देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनका टारगेट फैंटम है और वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इस ट्रिक में फंस जाए। फिर भी एक पागल लड़की को पूरा भरोसा है कि ये प्लान काम करेगा। वो तो यहाँ तक कहती है कि अगर उनकी असली पहचान मिल जाए तो वे उसे रियल वर्ल्ड से किडनैप ही कर सकते हैं। उसकी दीवानगी इतनी ज़्यादा है कि बाकी 2 लोग तो पुलिस को कॉल करके उसे स्टॉकर के तौर पर रिपोर्ट कर देते हैं। लड़की फिर भी एक्साइटेड है, सोचती हुई कि इतना अमेजिंग प्लेयर असल ज़िंदगी में कैसी लाइफ जीता होगा। ये बिल्कुल वैसा ही माइंडसेट है जैसा कई सेलिब्रिटी फैंस का होता है, जो मानते हैं कि उनके आइडल की ज़िंदगी परफेक्ट होती है। इसी बीच मैसाकर लीडर बोर्ड देख रहा है। स्टेज 2 में रैंडोल्फ अभी भी टॉप पर है। दिलचस्प बात यह है कि मैसाकर भी असली दुनिया में प्लेयर्स को ढूंढकर खत्म कर रहा है ताकि अपनी रैंकिंग बढ़ा सके। असल में ये आदमी रियल लाइफ में भी एक क्रिमिनल है जिसने कई लोगों को खत्म कर दिया है। अब वापस एमसी की तरफ। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी एक्सप्लोरेशन रेट 100% हो चुकी है। माउंटेन गार्डियन की मदद से उसने सैंक्चुरी को पूरी तरह कॉन्कर कर लिया है। सब क्वेस्ट पूरा करने के इनाम में उसे एक टेलीपोर्टेशन बुक मिलती है, जिसकी मदद से वो पहले एक्सप्लोर की गई किसी भी लोकेशन पर जा सकता है। सिस्टम उसके सारे एक्सपी पॉइंट्स कलेक्ट करता है और उसी पल एमसी सीधे लेवल 3 तक पहुंच जाता है। हालांकि ये प्रोसेस नॉर्मल कैरेक्टर से काफ़ी स्लो है, क्योंकि उसके ज़्यादा ट्रेड्स होने की वजह से हर स्टेज पर ज़्यादा एक्सपी चाहिए, लेकिन उसकी स्टैट्स एवरेज प्लेयर से कहीं ज़्यादा पावरफुल। अब एमसी मेन क्वेस्ट से मिले रिवॉर्ड्स देखने लगता है। उसे 2 रेयर आइटम मिले हैं। उनमें से एक है शैडो क्लोक, एक मिस्टिकल आइटम जो पहनते ही यूजर को इनविजिबल बना देता है। हैरी पॉटर फैंस तो इसे तुरंत पहचान जाएंगे। उसी समय प्राचीन किंग ड्रामूट अचानक अलर्ट हो जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ इंसान सैंक्चुरी की तरफ आ रहे हैं। वो अपने मास्टर को बताता है कि कुछ लोग यहाँ घुस आए हैं। इसाबेला तुरंत समझ जाती है कि ये डेजर्ट क्वीन की परस्यूट स्क्वाड होगी। वो एमसी से पूछती है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि भले ही क्वीन खुद नहीं आई, लेकिन उसकी स्क्वाड बहुत खतरनाक है। शायद माउंटेन गार्डियन भी उन्हें रोक ना पाए। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत है। वो कहता है कि वे इस लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लेंगे, क्योंकि ये काम उस बड़े से नूडल यानी ड्रामोट का है। ये सुनकर दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं और बेचारा ड्रामोट पीछे खड़ा पसीना बहाने लगता है। भागते समय उन्हें पीछे से उन घुसपैठियों की चीखें सुनाई देती हैं जो प्राचीन किंग से टकरा चुके हैं। इसे सुनकर इसाबेला को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि उस सांप को वहां अकेला छोड़ देना शायद सही नहीं था। लेकिन एमसी को पूरा भरोसा है कि सब ठीक रहेगा।
बस डेजर्ट क्वीन खुद यहाँ नहीं आई होनी चाहिए। ड्रामूट अकेले ही एडवांस यूनिट को आसानी से हैंडल कर सकता है। सच तो ये है कि यही उनकी जीत का इकलौता मौका है। अगर वे यहाँ रुकते तो क्वीन की पूरी सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती। ये सुनकर इसाबेला हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि एमसी ने उस विशाल स्नेक को बेकार समझकर नहीं छोड़ा था। वैसे भी माउंटेन गार्डियन सैंक्चुरी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए भागना तो उन्हें ही पड़ेगा। एमसी का प्लान साफ है, रेगिस्तान के किनारे मौजूद एक वार्प गेट का इस्तेमाल करके इस पूरे इलाके से बाहर निकल जाना। और क्योंकि उसने इसाबेला का कर्स हटा दिया है, इसलिए अब उसके लिए बाहर जाना सुरक्षित होगा। लेकिन असली दिक्कत कुछ और ही है। जब वे दोनों गेट तक पहुंचते हैं तो प्रिंसेस बेहद खुश हो जाती है कि आखिरकार वो इस रेगिस्तान से निकल पाएगी। तभी एमसी उसे एक छोटी सी जानकारी देता है, जो असल में बहुत बड़ी समस्या है। ये वार्प गेट तुरंत एक्टिवेट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि शायद कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं, ये शापित गेट पूरे 12 घंटे लेता है एक्टिवेट होने में। और हालत इससे भी खराब है। वे दोनों पूरी तरह खाली जमीन पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है, कोई कवर नहीं, कोई छिपने की जगह नहीं। अगर परस्यूट स्क्वाड यहाँ पहुंच गई तो उन्हें ढूंढना बहुत आसान होगा। ड्रामूट कुछ देर के लिए उन्हें रोक सकता है, मगर ज्यादा देर तक नहीं। इस बीच एमसी एक और काम करने का फैसला करता है। वो स्टार के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, वो गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड की हालत देखना चाहता है। वो इसाबेला से उस पर भरोसा करने को कहता है। प्रिंसेस तुरंत अपनी तलवार निकालती है और कसम खाती है कि जब तक वो वापस नहीं आता वो उसकी रक्षा करेगी। सच कहें तो ये सच में एक बैडएस कैरेक्टर है। एमसी गेम से लॉग आउट करता है और अचानक अपनी छोटी सी खराब हालत वाली अपार्टमेंट में जाग जाता है। हर बार लॉग आउट करने का एहसास उसे अभी भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और न्यूज़ चेक करने लगता है। खुशकिस्मती से अभी तक कोई नया डिजास्टर अलर्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स अभी रियल वर्ल्ड में नहीं पहुंचे। अब जब दोनों दुनियाएं धीरे धीरे एक हो रही हैं, एमसी समझता है कि उसके पास ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। असली खतरा उन प्लेयर्स से है जो उसकी ही दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए वो बार बार लॉग आउट करके ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रियल वर्ल्ड में भी वो सुरक्षित रहे। तभी अचानक एक मैसेज उसकी नज़र पकड़ लेता है। ये मैसेज किम सीओ का है। अगले ही सीन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से झगड़ रही है, इतना कि पूरा रेस्टोरेंट उनकी ड्रामा स्टोरी सुन सकता है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड से पैसे मांग रही है, क्योंकि सच ये है कि वो एक लालची गोल्ड डिगर है। लेकिन उसका नया बॉयफ्रेंड कॉल काट देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। सीओ यान को अचानक एमसी याद आता है, वही लूज़र जिसे वो पहले पैथेटिक कहती थी। फिर भी उसे ये पसंद था कि वो उसकी हर बात मानता था। अंदर ही अंदर उसे ये भी अफसोस होता है कि उसने उससे इतनी जल्दी ब्रेकअप कर लिया। उसी वक्त एमसी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसने उसके मैसेज पर मिलने का फैसला किया था। अब सीओ यान का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। पहले वो उसे डांटती थी और छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब वो उससे बहुत नरमी से बात कर रही है। एमसी बैठते ही सीधा सवाल करता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सीओ यान उसके नए कॉन्फिडेंस को देखकर चिढ़ जाती है। उसका ईगो तोड़ने के लिए वो उसे याद दिलाती है कि उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा और वो तुरंत मिलने आ गया। यही बात उसे हमेशा उसमें पसंद थी। एक शिकारी की तरह वो मीठी आवाज़ में कहती है कि उसे उससे ब्रेकअप करने का पछतावा है, और पूछती है कि क्या एमसी भी ऐसा ही महसूस करता है। लेकिन ये सवाल सुनकर एमसी के अंदर चिढ़ बढ़ने लगती है। सोचिए, उसने उसे यहाँ बुलाया और उसे एक ड्रिंक तक ऑफर नहीं की। उसकी बेसिक इज्जत की कमी से परेशान होकर एमसी उठ खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। सीओ यान घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका पुराना कठपुतली जैसा बॉयफ्रेंड अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमसी अब उससे पूरी तरह ऊब चुका है। जाते जाते वो अचानक पलटता है और एक बम की तरह सवाल पूछता है, क्या उसके नए बॉयफ्रेंड को पता है कि वो अभी यहाँ किसी और के साथ डेट पर है? फिर वो सीधे सीधे उसे एक्सपोज कर देता है। कहता है कि वो एक साथ कई लड़कों को डेट कर रही है, और ये बात उसके सोशल प्रोफाइल से साफ दिखती है। ये कहकर एमसी वहाँ से निकल जाता है। चलते हुए वो सोचता है कि अगर उसने अपनी नई पर्सनैलिटी नहीं अपनाई होती तो शायद वो आज भी घबरा जाता। लेकिन रैंडोल्फ की रेजिलियंस अब उसकी असली ज़िंदगी में भी असर दिखा रही है। तभी अचानक बाहर निकलते वक्त उसकी नज़र एक सीन पर पड़ती है। एक आदमी गुस्से में एक लड़की को धमका रहा है, और अगले ही पल वो उसे ब्लेड से पियर्स करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी सेकंड एमसी आगे बढ़ता है। वो उस आदमी की कलाई पकड़ लेता है, हमला रोक देता है और उस लड़की की जान बचा लेता है। और हैरानी की बात यह है, ये वही लड़की है जिससे वो पहले मिल चुका था।